जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको धातु और अधातु नामक चैप्टर से क्वेश्चन हल करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो एक क्वेश्चन वही है जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसमें से बताना है कि धातुओं का गुण कौन सा नहीं है। तो पहला विद्युत संचालन, दूसरा है हमारा ध्वनिक प्रकृति, तीसरा है चमकहीनता, चौथा है तन्यता। तो दोस्तों, धातु द्वारा कौन सा गुण जो प्रदर्शित नहीं होता, तो वह चमकहीनता, क्योंकि धातुओं में चमक होती है। चमकहीनता अधातुओं का गुण है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित बनने का क्या कारण होता है। तो क्या होगा दोस्तों, तो आप देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, तो ये भी नहीं हो सकता है। सिल्वर सल्फाइड, ये भी नहीं हो सकता है। अगला हमारा सिल्वर सल्फाइड, ये भी नहीं हो सकता। तो यह है दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा भी करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, तो जो भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो ऑक्साइड बनाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है। ये बताएं, निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है। तो पहला सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं। तो क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है, वो भी अधातु है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसका उभयधर्मी ऑक्साइड का दोस्तों, पहला हमारा सोडियम, तो सोडियम नहीं बनाता है। कैल्शियम भी नहीं बनाता दोस्तों। एल्यूमिनियम है। क्या इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम, जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु में पारद होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में क्या होता है दोस्तों, पारद होता है। पारद का मतलब होता है पारा। तो इसमें पीतल भी नहीं है, कापर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमलगम। और स्टील भी नहीं है, तो क्या है, अम्लगम यानी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। दोस्तों, बताना कौन सी अधातु क्या है, द्रव अवस्था में होती है। तो फ्लोरीन, फास्फोरस और इसके बाद है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है दोस्तों, अधातु द्रवावस्था में पाई जाती है। आयोडीन भी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। यानी जल को क्या करना है, धातु के साथ क्रिया करना है। तो जब भी धातु के साथ कोई क्रिया करेगा दोस्तों, तो हमें एक ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो इससे ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं। कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, हाइड्रोजन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, मिश्र धातु खाली स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या भर देंगे हम, इसमें भरेंगे हम शोल्डर। क्या भर देंगे दोस्तों, शोल्डर। यहाँ लिखेंगे भर देंगे दोस्तों शोल्डर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, यानी लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखा रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों,
जब लोहे के ऊपर कोई भी एक भूरी लाल भूरी पर चढ़ जाते जिसे हम क्या कहते हैं, तो सब लोग दोस्तों उसको किसके नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं सब लोग जंग के नाम से। क्या होगा दोस्तों, उसे कहते हैं हम जंग। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वह सूची जिसमें धातुओं की सक्रियता क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उस क्रम को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी। तो हम भर देंगे दोस्तों सक्रियता श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न, अगला खाली स्थान, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को बोलते हैं दोस्तों मिश्रातु या मिश्र धातु। इसे भर देंगे दोस्तों हम मिश्रातु या मिश्र धातु। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि सही जोड़ी मिलाइए, क्या करना है, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए इसकी हम सही जोड़ी मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें कॉलम आ से कॉलम बा में जोड़ी मिलाना है। तो पहला हमारा सभी धातुओं, तो सभी धातुएं कैसे होती दोस्तों, तो सभी धातुएं होती हमारे विद्युत की सुचालक। अगला आता है एनोडीकरण, क्या है, तो एनोडीकरण में आएगा दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हम एल्यूमिनियम। अगला हमारा सोडियम, तो सोडियम क्या है दोस्तों, तो सोडियम होता है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि अतिक्रियाशील धातु होती है। अगला होता है कार्बन अधातु, तो कार्बन अधातु को लगाएंगे हम क्या है, अपर रूपता है। क्या दोस्तों, ये अपर रूपता है। चलिए अगला धातु, धातु क्या है, तो धातु का होगा धातु के ऑक्साइड। चलिए अगला, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि जैवप्रक्रम। दोस्तों अब जैवप्रक्रम के क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहे हैं। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं वो सभी प्रश्न ये हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को आपको हल करवाने जा रहे हैं। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है कि वसा को बसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है, तो क्या करना दोस्तों, हमें वसा को बसी अम्ल में जो परिवर्तित करता है उससे विकर, विकर का मतलब एंजाइम का क्या करना दोस्तों, हमें नाम बताना है। तो इसका पेप्सिन ये भी नहीं है, दूसरा एमाइलेज ये भी नहीं है, तो चलिए इसका अगला है लाइपेज, तो यही है दोस्तों, और ट्रिप्सिन ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों लाइपेज, जो क्या करता है वसा को बसी अम्ल में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि श्वसन की क्रिया होती है, तो दोस्तों बताना श्वसन की क्रिया होती है तो क्या होती है, तो चलिए पहला इसका उपचयन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपचयन, बाकी ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यदि लार में लारे एंजाइम का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी, तो पहला है हमारा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन, ये सही नहीं है। दूसरा स्टार्च का शर्करा में विघटन, तो दोस्तों क्या होगा, यही हमारा सही है, स्टार्च का शर्करा में विघटन, ये आंसर सही है, बाकी ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, तो ये हमें बताना है कि भोजन नली का जो भाग है वो यकृत से क्या करता है, पित्तरस को प्राप्त करता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है कि आमाशय, ये नहीं है। दूसरा दोस्तों अग्नाशय, ये भी नहीं है। तीसरा है छोटी आंत, तो ये राइट आंसर है इसका दोस्तों छोटी आंत, बड़ी आंत भी नहीं है। तो क्या करता है, जो भोजन नली से यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है तो उसका नाम है दोस्तों छोटी आंत। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है पाँचवा कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों पर जकड़न का कारण बनती
इसका कारण है? तो जो क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं उनके हाथ पैरों में जकड़न होती है। तो चलिए इसका पहला हमारा पायरोवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पायरोवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। बाकी ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग में होता है? तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन किस भाग में यानी स्रावण किस भाग में होता है? तो चलिए इसका पहला है हमारा आमाशय, दूसरा अग्नाशय, तीसरा यकृत, तो चौथा पित्ताशय। तो पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, यकृत से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? आमाशय। कहाँ से? यानी आमाशय से स्रावित होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए उपयुक्त जैविक उत्प्रेरक। तो हम बताना है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए जैविक उत्प्रेरक यानी एंजाइम से क्या कहेंगे? तो चलिए पहला हमारा विटामिन, दूसरा है मिनरल, तीसरा एंजाइम और चौथा है हार्मोन। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है एंजाइम। क्या दोस्तों? एंजाइम है। चलिए अगला पैड रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो पैड रंध्र यानी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीजन ये भी नहीं है, तापक्रम ये भी नहीं है, गाढ़ कोशिका की जल की इकाई। तो दोस्तों किस पर निर्भर करेगी? गाढ़ कोशिका में जल की इकाई। चौथा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो कौन सा काम है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो चलिए पहला क्लोरोफिल द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण ये भी होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होता है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ये गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अभिकारक के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर आ गया डी, जिसका उपयोग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें यानी प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़रूरी है, इसके बिना तो क्रिया हो ही नहीं सकती है। दूसरा सूर्य का प्रकाश ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पानी ये भी ज़रूरी है। चौथा ऑक्सीजन ये आवश्यक नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर है द नंबर का ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि पानी की सतह पाए जाने वाले पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं छिद्र उनको कहते हैं दोस्तों स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिनके द्वारा पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, शोषण करते हैं और बाष्पीकरण की क्रिया करते हैं। तो दोस्तों इसमें निकुपिका होती है फेफड़ों में, नेफ्रॉन होता है किडनी में और 9 रोम छिद्र होते हैं छोटी आंत में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो कि पौधे के कौन से पत्ती वाले भाग हो। तो इसका राइट आंसर है पत्ती। क्या दोस्तों? राइट आंसर है पत्ती। बाकी तनाव
जड़ें कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आहार नली का 13वां प्रश्न कहता है कि आहार नली का वह भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो आहार नली का कौन सा भाग है दोस्तों, जहाँ कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। तो पहला है मुख्य गुहा। क्या दोस्तों, पहला है मुख्य गुहा, दूसरा हमारा है केशिका, तीसरा आमाशय, चौथा हमारा छोटी आंत। दोस्तों कहाँ नहीं होता, ग्रीष्का में नहीं होता दोस्तों पाचन, ऊसोफेगस यानी ग्रीष्का में पाचन नहीं होता है। मुख्य गुहा में बाकी तो सब जगह पाचन होता है, लेकिन ग्रीष्का में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न कहता है कि आमाशय में पाए जाते हैं। तो आमाशय में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें एसियली पाया जाता है, प्रोटीन और पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं, श्लेष्मा भी पाया जाता है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए अगला है अगला प्रश्न, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है। दोस्तों में बताना आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पहला छोटी आंत, दूसरा आमाशय, तीसरा ग्रीष्का और चौथा मलाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छोटी आंत। तो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जो लगभग 6-6.5 जो दोस्तों लगभग कितना 7 मीटर के समथिंग होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूक्ष्म रोम का कार्य क्या होता है। दोस्तों बताना सूक्ष्म रोम का क्या कार्य होता है। तो पहला है हमारा सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, दोनों भोजन का अवशोषण, फिर हमारा द नंबर का है कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सा। क्या दोस्तों, सा। सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है सूक्ष्म रूप और भोजन का अवशोषण करते हैं। तो सा यानी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 7वां क्या कहता है। तो श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है, किसकी है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, दोनों और दोनों ही नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा बा, ऊष्मा क्षेपी। श्वसन क्या, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए से ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। तो दोस्तों बताना ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। तो पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केंद्रक और चौथा DNA। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का नहीं पायरुवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19वां, ATP का उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों बताना ATP का उपयोग कहाँ होता है। तो पेशियों को सिकोड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्र का आवेग संचरण, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। कहाँ होता है, उपरोक्त सभी में होता है ATP का निर्माण। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का कार्य होता है। पहला प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, दूसरा स्टार्च का शर्करा में विघटन, तीसरा वसा का वसीय अम्ल में विघटन, चौथा विटामिन का अवशोषण। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा स्टार्च का शर्करा में विघटन। क्या होता है दोस्तों, स्टार्च का शर्करा में विघटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यकृत द्वारा रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है। यानी यकृत पित्तरस आहार नली के किस भाग से स्रावित होता है। तो पहला हमारा आमाशय, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत, तो चौथा ग्रीष्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छोटी आंत।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो चलिए दोस्तों, लाल, हरा, पीला और नीला, नीला बैगनी। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर नीला और बैगनी। जब भी आयोडीन निस्टाज परीक्षण करते हैं तो वो विलयन हमेशा कैसा देता है दोस्तों? नीला या फिर बैगनी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो आहार नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो चलिए इसका पहला है छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा आमाशय, चौथा मलाशय। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है छोटी आंत। चलिए अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन विकर का नाम लिखना है दोस्तों। तो जो आमाशय निकलते हैं उस प्रोटीन विकर का नाम लिखना है। तो चलिए इसका नाम हमारा, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो पहले हमें भरना है पेप्सिन। इसमें भर देंगे हम पेप्सिन। चलिए अगला, तो अगला दोस्तों हमारा, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन विकर का नाम। जो अग्नाशय से निकलता है उस प्रोटीन विकर का नाम। तो चलिए इसमें हम भर देंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। चलिए अगला हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। दोस्तों तीसरा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों? तो हम इसमें भर देंगे छोटी आंत। छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन विकर का नाम बताना है। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन विकर का नाम। तो चलिए इसमें हम भरना है, तो चलिए हमारा अग्नाशय से निकलने वाले पाचक विकर का नाम बताना। तो इसमें भर देंगे दोस्तों हम लाइपेज। क्या भरेंगे दोस्तों? लाइपेज। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पाँचवा, खालिस्तान की श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले खालिस्तान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो क्या है दोस्तों, श्वसन के दौरान जो निकलने वाली गैस है वो चूने को पानी क्या करती है? दूधिया। तो इसमें क्या भरेंगे दोस्तों? तो इसमें भरना है हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है हमारा, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? इसमें होती है कार्बन परमाणुओं की संख्या 3। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कोश के प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा है। तो जो कोश के प्रक्रम, उसके लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो कोश की यानी ऊर्जा की मुद्रा होती है दोस्तों ATP, A, T और P। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन। तो इसमें भरेंगे, यानी कहाँ होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन। इसमें भरेंगे दोस्तों हम कोशिका द्रव्य। तो क्या भरेंगे दोस्तों इसमें? कोशिका द्रव्य। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन, यानी ग्लूकोज का क्या करना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन। तो चलिए इसमें हम भर देंगे शोषण।
क्या भर देंगे दोस्तों, शोषण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद खालिस्तान और जल बनता है। तो क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ बनेंगे एल्कोहल। क्या बनेंगे, एल्कोहल। चल अगला है, प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलती है O2, ऑक्सीजन। पादप भोजन का संबंध खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। जो पौधे दोस्तों उनमें खाद्य पदार्थों का संबंध किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसमें भर देंगे हम फ्लोयम। क्या भरेंगे दोस्तों, फ्लोयम। चलिए 13वां है कि जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जलीय जीव होते दोस्तों वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों जलीय जीव तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, जलीय से, जल से ही प्राप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर। तो चलिए दोस्तों अगला है हमारा, तो मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध होती है। तो क्या दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में गैसों के विनिमय के लिए क्या है, सतह उपलब्ध होती है। तो चलिए हम कहाँ है गैसों का विनिमय होता कहाँ आखिर में, तो हम सांस लेते कहाँ से, फेफड़ों से। तो गैसों का विनिमय भी कहाँ से होगा दोस्तों, फेफड़ों से। लिख देंगे हम यहाँ पर फेफड़ों। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण 15 के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होती है। तो क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, तो इसमें भर देंगे हम रक्त ही उत्तरदायी है, जो ऑक्सीजन को लेता है बाहर निकलता है। चलिए अगला प्रश्न 16वां है, पादपों में जल का संबंध खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। जल भेजना दोस्तों, जल कैसे भेजेंगे, तो जल भेज देंगे जाइलम से। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खालिस्तान रक्त का थक्का जमकर अनुरक्षण का कार्य करती है। तो इसमें क्या दोस्तों, जब रक्त का थक्का जमाने में, तो इसमें भर देंगे प्लेटलेट्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18वां कि खालिस्तान में कपाट पाए जाते हैं। तो कहाँ होते कपाट दोस्तों, कपाट होते हैं हृदय में, यानी हार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ियाँ मिलाइए। क्या करना है दोस्तों, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो चलिए कॉलम आ से कॉलम बा को मैच करना है। तो पहले दोस्तों जाइलम, तो जाइलम का क्या काम है दोस्तों, जाइलम जल का परिवहन करेगा। मछलियों में का हृदय, तो मछलियों का हृदय होता है दोस्तों 2 कोष्ठीय, इसमें भर देंगे हम 2 कोष्ठीय। बाष्पोत्सर्जन, तो बाष्पोत्सर्जन में होता है दोस्तों गुरुत्व के विपरीत कार्य दिशा, गुरुत्व के विपरीत दिशा। चलिए अगला हमारा वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। क्या कहला दोस्तों, तो ये कहलाता हमारा उत्सर्जन, वर्ज्य पदार्थों का सही से बाहर निकालना। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, क्या होते दोस्तों, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। तो चलिए इसका हम मिलाएंगे यूरिया और यूरिक एसिड में। अगला दोस्तों यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, ये होगा यकृत में। चलिए अगला है वृक्क की इकाई, तो वृक्क की इकाई क्या है दोस्तों, ये है किडनी यानी नेफ्रॉन। चलिए अगला पेशी संरचना, तो पेशी संरचना क्या दोस्तों, जो पेशी की बनी होती है, तो इसका है मूत्राशय। वृक्षों की छाल या गोंद तथा रेजिन, तो क्या दोस्तों ये पादप उत्सर्जी पदार्थ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, सत्य असत्य हल कीजिए।
तो चलिए हमारा अब सत्य और असत्य बताना है। तो पहला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के गोल्जी काल में पूर्ण होती है। तो दोस्तों बताना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे गोल्जी काल में होती है। तो कैसे दोस्तों ये असत्य है। चलिए अगला, मनुष्य का कक्ष 3 कक्ष होता है। तो ये भी कैसे दोस्तों, ये भी असत्य, जबकि कितने होते हैं, 4 होते हैं। वायुकूप का हृदय में पाई जाती है। तो वायुकूप का कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो वायुकूप का पाई जाती है दोस्तों कहाँ, ये तो फेफड़ों में होती है, इसलिए हृदय में दिया गया तो गलत है। मनुष्य में सामान्य रक्त दाब 180 से 100 होता है दोस्तों। तो ये भी कैसा है, असत्य है। ये होता है दोस्तों हमारा 120 और 80 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में बताने जा रहे हैं नियंत्रण और समन्वय के क्वेश्चन। तो पहला है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। दोस्तों हमें बताना है जो इलेक्ट्रिकल संकेत होता है उसका परिवर्तन निम्नलिखित में कहाँ घटित होता है, न्यूरॉन वाला। तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा एक्सॉन। कहाँ तो दोस्तों, एक्सॉन में। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने तो ग्राही अंग है। तो मनुष्य की सभी सूचनाओं को ग्रहण करने वाला क्या है दोस्तों, ग्राही अंग है। तो क्या है दोस्तों, आंतरिक कड़ी नहीं है, नाक नहीं है, जिह्वा नहीं है, तो क्या दोस्तों इसमें जो अच्छे संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा, तो आंतरिक कान भी करते हैं, नाक भी करते, जीभ भी करती है। तो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी जो हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, तो 5 संवेदी अंगों से हम बाहरी वातावरण की सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवेदी ग्रहण करने वाले अंग कहते हैं। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हमारा चौथा। चलिए अगला है कि मस्तिष्क का एक तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन प्रेषण का सही क्रम क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा बा, कोशिका का एक्शन और डेंड्राइट। चलिए अगला हमारा, वह स्थान जहाँ से, क्या बताना दोस्तों, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सिनेप्स, उसे कहते दोस्तों हम सिनेप्स बोलते हैं। पहला वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है दोस्तों, उसमें प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर कहाँ होता है, मेरु रज्जु में। तो राइट आंसर हमारा मेरु रज्जु। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ती चाप में सूचना का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाते हैं। जो प्रतिवर्ती चाप है उसमें सूचना को ग्रहण करने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र, जो ग्रहण कर कहलाती है। सातवां, मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का तंत्र निर्मित होता है। तो दोस्तों बताना मनुष्य का केंद्रीय तंत्र का तंत्र निर्मित होता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है आ, मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में परिधीय तंत्र का निर्माण करता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि परिधीय तंत्र का निर्माण कौन करता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका द्वारा। किससे होता है दोस्तों निर्माण, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है। तो दोस्तों बताना मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है। तो इसका दोस्तों अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्च और यानी पश्चिम मस्तिष्क। चलिए तो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे ललाट भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दोस्तों बताना कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है। तो अग्र मस्तिष्क नहीं है, पश्चिम मस्तिष्क नहीं है, तो चलिए इसका राइट आंसर है मेरु रज्जु। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूंघने, सुनने, देखने और सूंघने की केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं। देखने सूंघने वाले, तो चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा पश्चिम मस्तिष्क में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो दोस्तों बताना भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो ये होता है दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क में। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो कहाँ होगा, पश्चिम मस्तिष्क में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रक्त दाब, लार आना तथा बवन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो इसका भाग होता है दोस्तों राइट आंसर पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। तो पश्चिम मस्तिष्क कौन से, मेडुला वाले भाग में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होती है। क्या करना है दोस्तों, हमें साइकिल चलाना है और उठाना है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मतलब किसका, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ठीक है ना दोस्तों, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक क्या है। तो जंतु में नियंत्रण और समन्वय करना है। तो दोस्तों इसका तंत्र का तंत्र भी है, पेशीय ऊतक भी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स, आ और ब दोनों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सत्वा हमारे ज्ञान इंद्रियां क्या है दोस्तों। हमारे ज्ञान इंद्रियां आंतरिक, जिह्वा और नागे उपरक्त सभी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान कहते हैं सिनेप्स। राइट आंसर हमारा सिनेप्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा 19वां, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों पादप हार्मोन, इंसुलिन जंतु हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन। तो दोस्तों साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन दोस्तों पादप हार्मोन। तो राइट आंसर हो गया हमारा साइटोकाइनिन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों बताएं निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो चलिए इसका तो दोस्तों पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन ये जंतु हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन और ऑक्सिन भी पादप हार्मोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसुलिन ये जंतु हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कि मनुष्य में पर्यावरण की सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। जो दोस्तों इसका पहला आंतरिक कर्ण भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, तो उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है। तो कौन सी ग्रंथि दोस्तों जो जोड़े में नहीं होती है। तो वृषण भी डबल होते हैं, अंडाशय डबल होते, एड्रिनल भी डबल होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि केवल सिंगल होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो इलेक्ट्रिकल का संकेत है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों
दोस्तों इसका राइट आंसर है एक्सन। कहाँ होता है? एक्सन में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो चलो दोस्तों मास्टर ग्रंथि बताना है। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ये सभी ग्रंथियों की प्रमुख होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पौधे में ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण करना दोस्तों, तो इसका संश्लेषण पौधों में कहाँ होता है? तो चलिए इसका होता है तने के अग्रभाग में। राइट आंसर तने के अग्रभाग में। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में साइटोकाइनेन प्रेरित करता है। तो पौधों में साइटोकाइनेन कहाँ प्रेरित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा कोशिका विभाजन में, यानी कोशिका के दीर्घीकरण में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 27वां, कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है दोस्तों? सीधे रक्त में मिल जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा आ। अगला, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन से परिणाम हो सकते हैं? तो इसका हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, पेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, सब पाचन तंत्र और त्वचा में हृदय की आपूर्ति कम हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, एड्रेनल हार्मोन का स्राव होता है कहाँ होता है दोस्तों? एड्रेनल का स्राव एड्रेनल ग्रंथि से ही होगा। चलिए तो राइट आंसर हमारा आ, एड्रेनल ग्रंथि से। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर खाली स्थान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों किससे? कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर है परिधेय। क्या लिख देंगे दोस्तों? इसमें हम लिखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या भरेंगे दोस्तों? परिधीय। इस तरह से लिख देंगे परिधीय तंत्र का तंत्र। चलिए अगला है कि तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई क्या है? तो तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई होती है दोस्तों न्यूरॉन। चलिए अगला, मनुष्य में प्रतिवैतिक क्रिया का केंद्र खाली स्थान होता है। तो प्रतिवैतिक क्रिया का केंद्र होता है दोस्तों, इसमें भर देंगे मेरु रज्जु। चलिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सोचने वाला भाग। तो इसमें भरेंगे दोस्तों हम अग्र मस्तिष्क। क्या भरेंगे दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः खाली स्थान से होता है। तो किससे होगा टेस्टोस्टेरोन? इसमें भर देंगे दोस्तों हम वृषण। क्या भरेंगे? वृषण। चलिए अगला, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर गिरती हैं खाली स्थान के कारण। तो इसमें भर देंगे हम दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। क्या भरेंगे दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ियां मिलाइए। क्या करना है हमें? सही जोड़ियों को मैच करना, कॉलम आ का कॉलम बी से। चलिए तो पहला, भूख का केंद्र। तो चलिए दोस्तों हमारी जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला हमारा भूख का केंद्र, तो इसके मिलाएंगे दोस्तों हम अग्र मस्तिष्क से। यानी भूख का केंद्र क्या है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बनता है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो ये बनता है दोस्तों केंद्रीय तंत्र का तंत्र हमारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। किससे बनेगा दोस्तों? मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। चलिए अगला, परिधीय तंत्र का तंत्र। तो परिधीय तंत्र का तंत्र बनता है दोस्तों हमारा कपाल तंत्रिका और मेरु रज्जु से। कपाल तंत्रिका और मेरु रज्जु से बनता है हमारा परिधीय तंत्र का तंत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दोस्तों सिनेप्स।
इसकी मिला देंगे हम सिनेप्स में। चलिए अगला, मास्टर ग्रंथि क्या बोलते हैं? इसका तो सबको पता है कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन का संश्लेषण कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये होता है आयोडीन की कमी बड़ी से। थायरॉक्सिन का संश्लेषण। चलिए अगला, मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन क्या है दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोस्तों मादा हार्मोन। हार्मोन का श्रावण। चलिए इनको मिटाने के बाद दोबारा जो शेष रहे उनको करते हैं। चलिए तो अगला बचा हमारा हार्मोन का श्रावण। तो हार्मोन का श्रावण दोस्तों किससे होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। बौनापन, तो बौनापन का क्या होगा दोस्तों? वृद्धि हार्मोन का कम स्राव। सूरजमुखी की गति कैसी होगी दोस्तों? तो सूरजमुखी गति करती है प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, सत्य और असत्य कीजिए। पौधों में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो क्या दोस्तों ये असत्य है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, तो कैसे दोस्तों ये हमारा सत्य है। एड्रिनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, भी कैसे दोस्तों? ये भी हमारा असत्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है, तो भी कैसे दोस्तों? असत्य है। हमारा है 5वां, भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है, तो कैसे दोस्तों ये हमारा असत्य है। कौन होता है इसका? तो भूख का केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क। तो चले दोस्तों अगला चैप्टर निकला हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं। क्या करना दोस्तों? जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन हल करते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला कि किसी कोशिका में आनुवंशिक संकेत निहित है। तो किसी कोशिका में दोस्तों आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं, तो वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते डीएनए, यानी आनुवंशिक संकेत डीएनए के रूप में निहित होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो कोशिका का केंद्रक दोस्तों तो किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है। तो चलिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और लाइसोसोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों राइबोसोम में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है। तो अमीबा और लेशमानिया बताना दोस्तों किस विधि से जनन होता है। तो इसमें तो दोस्तों द्विखंडन यानी द्विखंडन विधि से। द्विखंडन मतलब एक शरीर का भाग 2 भागों में बट जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो दोस्तों बताना कि प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है बहुविखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वो होता है बहुविखंडन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रा तथा ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में बताना कि किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा मुकुलन। तो हाइड्रा ईस्ट में किसके द्वारा होता है दोस्तों? मुकुलन के द्वारा प्रजनन। चलिए अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन तो दोस्तों किन जीवों में पाया जाता है। तो ये पाया दोस्तों हाइड्रा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा राइजोपस, किसमें तो दोस्तों राइजोपस में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आवृतबीजी पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है।
तो दोस्तों बताना है ये 100% एकदम सही है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि अब मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर भी है, वाटिका भी वाटिका है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पुंकेसर, नर जनन तंत्र का भाग है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिंबानी और शुक्राशय ये नहीं, ये नर जनन तंत्र का भाग है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें होता है पराग कण। तो राइट आंसर हमारा पराग कण। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अमीबा में जनन विधि किस विधि से होती है। तो द्विखंडन, मुकुलन, बहुविखंडन और ट्रिप्सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्विखंडन विधि। तो चलिए दोस्तों हमारा रिक्त स्थान, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प खाली स्थान कहलाता है। तो इसमें भर देंगे दोस्तों हम एक लिंगी, क्या भर देंगे हम, एक लिंगी पुष्प होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसमें पुंकेसर की एक पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये कहलाता दोस्तों, तो इसे कहेंगे हम स्वपरागण। क्या कहेंगे दोस्तों, स्वपरागण। चलिए अगला हमारा, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते तो यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो दोस्तों इसमें भर देंगे हम, क्या भरेंगे, परागण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला कहता है कि यदि किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खाली स्थान भाग से होता है तो जड़ का निर्माण कहाँ से होगा दोस्तों, तो इसे कहेंगे हम मूलांकुर। क्या कहेंगे, मूलांकुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान कि किस पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है। तो दोस्तों तने का निर्माण होगा परांकुर से। कहाँ से, परांकुर से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे जैसे शरीर का सामान्य वृद्धि दर धीमी होना शुरू होती है उनका वो जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। कोशावस्था की इस अवधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहेंगे हम यौवन। क्या कहेंगे, यौवन। तो इस छठ में भर देंगे दोस्तों हम, क्या भरेंगे, यौवन भरेंगे। चलिए साथ में देखते हैं दोस्तों, हमारा साथ में कहता है कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो इसमें भर देंगे दोस्तों वृषण। क्या भरेंगे दोस्तों, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो इसमें भर देंगे दोस्तों हम अंडाशय, यानी 8 में भर देंगे अंडाशय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन एवं यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो इसमें भर देंगे दोस्तों हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। चलिए अगला खालिस्तान हमारा, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण खालिस्तान संरचना द्वारा प्राप्त होती है। माता का भोजन बच्चे तक पहुंचता है दोस्तों, उसे कहेंगे हम प्लेसेंटा। जब बच्चा पेट में होता है तब उस समय माता के शरीर से
बच्चे को भोजन प्राप्त होता है उस संरचना को कहते हैं दोस्तों प्लेसेंटा। चिलंगला है मैचिंग करते हैं। तो चलिए पहला कॉलम आ से कॉलम बा का मैचिंग करना है। चलिए तुम्हारा भ्रूण पोषण क्या करना है दोस्तों, भ्रूण पोषण इसका मिलाएंगे हम कहाँ से होगा, ये होगा दोस्तों प्लेसेंटा से। अगला है दोस्तों शुक्राणु उत्पादन, क्या करना है दोस्तों, शुक्राणु उत्पादन का लगाना है। तो चलिए इसका लगाएंगे हम। शुक्राणु कहाँ से बनेंगे दोस्तों, तो ये बनेंगे हमारे वृषण से, वृषण कोश। चलिए तो इसका है वृषण कोश। अगला गर्भधारण रोकने हेतु क्या करेंगे दोस्तों, गर्भधारण को रोकना है। तो चलिए इसकी हम लगाएंगे कॉपर टी, क्या लगाएंगे दोस्तों, कॉपर टी। चलिए अगला प्रश्न है पर परागण की जोड़ी कहाँ मिलाएंगे, तो पर परागण के मिलाएंगे दोस्तों किसके द्वारा होगा पर परागण, ये होगा दोस्तों कीटों के द्वारा। प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों, यह है बहुखंडन, इसका लगाएंगे बहुखंडन में। कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन क्या है दोस्तों, इसकी हम लगाएंगे ब्रायोफिल्म, किसमें लगाए दोस्तों, ब्रायोफिल्म में। मुकुलन किसमें होता है दोस्तों, तो मुकुलन होता है हमारा किसमें, हाइड्रा में। नर हार्मोन, तो नर हार्मोन हो गया दोस्तों एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। इस तरह से जोड़ियाँ मिल जाएंगे 100 में 100%। चलेंगे अगला क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताइए। दोस्तों इस बार परीक्षा में सत्य असत्य आने की भी संभावना है। तो चलिए हमारा पहला है कि लेशमानिया में तो लेशमानिया और द्विविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है दोस्तों, सही है। चलेंगे प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होता है, तो ये भी दोस्तों हमारा सही है। प्लेनेरिया में पुनरुत्थान की क्षमता होती है, तो ये भी दोस्तों सही है। राइजोपस में चन्न संरचना भी जाड़ूस होती है, तो ये भी दोस्तों सही है। चलिए तो सभी सत्य सभी सत्य हैं। चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों तक शेयर करना, 7वीं कक्षा के बच्चों तक शेयर करना, जिससे वो परीक्षा यानी विज्ञान विषय के 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो साथ ही दोस्तों आपसे गुजारिश की जाती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं शेयर भी करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो हम लेकर आएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के बाकी शेष अध्यायों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट करके आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आपके साथ में 6 to 12 तक का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। जो कोर्स होगा दोस्तों, तो कोर्स के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अधिकतर तैयारी के लिए हमारे पास रहता है कि हमें कोर्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें कोर्स से ही पूछी जाती हैं। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।